Hello everyone, welcome back. मैं जोगिंद्र कुमार from Dr. Ram Manohar Lohia Hospital and ABUM's Medical College. In this video, we detail about the reproduction in organism. We initially detail about the reproduction in human. We well know about that. This is our second chapter that will be included in our topic continuously. So because we have less time and we have more topic. So first of all, I detail here the reproduction in organism. This is the our next chapter. What do you understand by the reproduction in organism? The organism is included all organism in this earth पे जितने भी all living organism हैं, जितने भी living organism हैं, हम उन सब के बारे में बात करते हैं इसके अंदर। ये चाहे वो एक बैक्टीरिया से शुरू हो और वो एक हायर ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन की बात करा जाए, हम इस पूरे चैप्टर में इन बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक की पूरे ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन के यानी कैसे उनके प्रजनन होता है, कैसे उनका नई प्रजाति का फॉर्मेशन होता है, हम उसके बारे में पूरी डिटेल करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर के बाद। हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी डिटेल अबाउट द ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम पूरे चैप्टर के अंदर दो स्टेज के बारे में डिटेल करेंगे। पूरा चैप्टर जो है आपका ख़त्म हो जाएगा जहाँ आपने फर्स्ट हेडिंग जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब इन पूरे दो हेडिंगों के पूरी डिटेल हो जाएगी तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो हम फर्स्ट यहाँ पे डिटेल करते हैं इसी चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। द ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लीव ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए, जैसे हमने बोल दिया कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो 20 साल तक सर्वाइव करते हैं, कुछ ये है कि कुछ 20 मिनट के लिए सर्वाइव करते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो 60 साल के लिए सर्वाइव करते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो 140 ईयर तक सर्वाइव करते हैं। तो ये क्या है, अलग अलग एक सर्टेन यानी इनकी एज पीरियड जो होती है वो फिक्स होती है कि इस टाइम पीरियड बाद ये इनकी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। इसलिए बोल रहा है कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लीव ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड। सर्टेन पीरियड मतलब फिक्स पीरियड है। 20 साल बाद ये मर जाएगा, 20 मिनट बाद ये मर जाएगा, 60 साल बाद ये मर जाएगा और 140 साल बाद ये मर जाता है। तो बोल रहा था पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी बर्थ फ्रॉम किसी भी पीरियड की बात करें, कहाँ से, नेचुरल बर्थ से अगर बर्थ से किसी का जन्म हुआ वहाँ से अगर आप नेचुरल डेथ तक की बात करते हैं, ठीक है, तो इसी को क्या बुलाता है, ये उसका लाइफ स्पान है। लाइफ स्पान यानी उसका जीवन काल। उस लाइफ स्पान में वो क्या करता है, कौन कौन से स्टेजेस आते हैं, हम उस पूरे चैप्टर में इसी के बारे में डिटेल करेंगे। तो हम एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एनसीईआरटी आप कैसे पढ़ते हैं हम उसके बारे में डिटेल करते हैं। तो आप क्या करें, अपनी एनसीईआरटी साथ में खोलें। जब आपको क्विक रिवीजन करनी हो तो आप इस टाइप से पढ़ें। जैसे मैंने अभी फर्स्ट लाइन पढ़ी और सेकंड लाइन पढ़ी, मैंने यहाँ तक पढ़ा, मुझे पता है यहीं तक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो पूरी लाइन है, ये सारा ये कहानी, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, मैं इसको स्किप कर दूंगा। जब मैं दोबारा से चैप्टर की रिवीजन करूँगा तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। एग्जाम द लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इन फिगर, ये इसको भी मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको भी मैं क्या कर दूंगा, स्किप कर दूंगा। ठीक है, ये हमें बोल रहा है कि जो नेक्स्ट आपके पेज पे जो डायग्राम आएंगे उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, उनका जो लाइफ स्पेन है हमें उनके बारे में वहाँ पे लिखना है। अब बोल रहा है इज़ इट नॉट बोथ इज, अब यहाँ पे कुछ ये लाइनें हैं जिनको बारे में हमें डिटेल करना है। ये बोल रहा है इज़ नॉट इट बोथ इंटरेस्टिंग एंड इंटरव्यूइंग टू नो दैट मे बी एज अ शॉर्ट एज ए फ्यू डेज एज लॉन्ग एज ए फ्यू थाउजेंड ईयर। यानी ये बोल रहा है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है और एक बोलते हैं ना कि एक कन्फ्यूजन सी भी है समझने के लिए कि क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कुछ दिनों के लिए ज़िंदा रहते हैं। जैसे फ्रूट फ्लाई की बात करते हैं, वो 7 डेज सर्वाइव करती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसने बोला ये वाली लाइन यहाँ पे बोल रहा है कि फ्यू डेज सर्वाइव करती है कोई चीज़, और बोल रहा है एज वेल एज कुछ चीज़ ऐसे जो 1000 ईयर तक सर्वाइव करती है, लाइक एज बनाना ट्री, जो बरगद का पेड़ होता है, बनियान ट्री जो है, ये जो होता है ये 1000 ईयर तक सर्वाइव करता है। ठीक है, और एक जो फ्रूट फ्लाई होती है वो कब तक सर्वाइव करती है, सिर्फ 7 डेज़ के लिए। तो ये दोनों जो क्राइटेरिया डिफरेंट होगी ना, उसी बेसिस पे हम बात करेंगे कि ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं इसमें आगे जो बोल रहा है, द बिटवीन दीज टू extreme are the life span of most of the living organism. You may note that life span of organism are not necessary. भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो लाइन है नेट का काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। ये बोल रहा है
कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म, बोल रहा लाइफ स्पान ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी जो लाइफ स्पान है, यानी वो 60 साल जिएगा, 10 साल जिएगा, 140 साल जिएगा, 100 साल, कितने साल जी रहा है, इज़ नॉट नेसेसरीली कोरिलेटेड विद देयर साइज। जैसे सिंपल सी बात है, इस लाइन को आप अभी याद रखें, जब नेक्स्ट में डायग्राम के बारे में बात करूँगा तो हम आपको डायग्राम देख के एक चीज़ के बारे में बताऊँगा कि वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझाने के लिए मैं इस लाइन को आपको यहाँ पे समझाऊँ कि एक क्रो की बात करता हूँ। क्रो मतलब एक कौवा। जो एक क्रो होता है वो क्या करता है, 15 ईयर तक सर्वाइव करता है। क्रो का साइज़ आपने देखा है ना, छोटा सा ही होता है। और दूसरा, अगर मैं एक पैरट की बात करूँ तो पैरट का भी आपने साइज़ देना है। तो इन दोनों का जो साइज़ है अप्रोक्सीमेट क्या होता है, इक्वली होता है। पैरट और क्रो का साइज़ अप्रोक्सीमेट सेम होता है। लेकिन जो पैरट क्रो होता है वो कितना ईयर तक सर्वाइव करा, कितने ईयर तक सर्वाइव करा, 15 ईयर तक। लेकिन जब आप पैरट की बात करोगे तो पैरट सर्वाइव करता है 140 ईयर तक। तो ये लाइन यहाँ पे फ्लॉप हो, ये लाइन यहाँ पे इस चीज़ को प्रूव करती है कि क्रो जो होता है वो कितना ईयर तक करता है, 15 ईयर तक सर्वाइव करता है, लेकिन जो पैरट है वो 140 ईयर तक सर्वाइव करता है। तो ये जो है इन दोनों का साइज़ तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, लेकिन किसी की एज उसके साइज़ से कोरिलेट नहीं किया जाती। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो यहाँ पे बोली गई है। तो उस लाइन के बारे में आपको याद रखना है कि यू मे बी नोट दैट द लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म not necessarily correlated with their size. The size of crow and parrot are not very different. वो क्या है, डिफरेंट नहीं है, yet their life span show a wide difference. एक तो 15 साल तक जी रहा है और 140 साल तक जी रहा है, जबकि दोनों को जो साइज़ है वो साइज़ अप्रोक्सीमेट क्या होता है, क्रो और पैरट का इक्वल होता है। बट फिर भी जो क्रो है वो 15 साल तक जी रहा है और जो पैरट है वो 140 साल तक जी रहा है। तो दोनों में साइज़ इक्वल है, बट फिर भी उनका जो लाइफ स्पेन है वो काफ़ी डिफरेंस है। फिर बाद में यहाँ पे बोल रहा है, सिमिलरली ए मैंगो ट्री हैज़ ए मच शॉर्टर लाइफ स्पेन एज़ कम्पेयर टू पीपल ट्री। जो मैंगो ट्री होता है उसकी अगर बात की जाए तो मैंगो ट्री जो होता है उसका भी लाइफ स्पेन कम है। ठीक है, मैंगो ट्री जो है उसका भी लाइफ स्पेन कम होता है, किसके कंपेरिजन में, पीपल के ट्री के कंपेरिजन में। वट एवर be the life span that of every individual in a certainty। तो होता क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर वो है तो उसकी डेथ निश्चित है, कोई भी हो। बट यहाँ पे एक लाइन आ गई, किसके बारे में आ गई, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के बारे में। और वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के बारे में लाइन क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइन यहाँ पे लिख रखी है। यहाँ पे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ लाइनें लिख रखी है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हैं, सिमिलरली मैंगो वट एवर बी द लाइफ स्पेन की बात करें, लाइफ स्पेन दैट ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इन ए सर्टेनिटी दैट इज़ नो इंडिविजुअल इज़ इमोर्टल। कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है कि वो अमर हो, हर ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। वाई, ऐसा क्यों होता है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होती है उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती। तो सिंपल सी चीज़ है, आप समझने के लिए आप यहाँ पे समझें कि मान लो ये एक सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया है, ये क्या है, बैक्टीरिया है, ये इसका न्यूक्लियस है बीच में। अगर ये बैक्टीरिया की जो सेल है, आपको पता है बैक्टीरिया के अंदर जो सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है वो किस टाइप का होता है, वो बाइनरी टाइप का होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। ठीक है, अब ये जो सेल है यही क्या है, ये बैक्टीरिया की जो सेल है यही क्या है, पेरेंट सेल है। ठीक है, अब ये जो पेरेंट सेल है यही क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी। इसमें बाइनरी फ्यूजन होगा, बाइनरी फ्यूजन मतलब दो उसमें डिवाइड करेगा, बाइनरी मतलब होता है दो। तो एक सेल इसने ये बना दिया, एक सेल इसने ये बना दिया, तो था कौन, यही तो था, यही तो ऑर्गेनिज्म है। तो जो अब इसकी जो डॉटर सेल बनी, और ये क्या है, डॉटर सेल है। अब डॉटर सेल जो है वो एक्ट कर रही है किसकी तरह, पेरेंट की तरह। अब ये डॉटर तो बन गई, लेकिन डॉटर सेल अब यहाँ पे किसकी तरह एक्ट कर रही हैं, उसके बारे में आपको याद रखना है कि डॉटर सेल जो होती हैं वो अब किसकी तरह एक्ट करती हैं, पेरेंट्स की तरह एक्ट करती हैं, जिसकी वजह से ये जो होते हैं ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इमोर्टल होते हैं। बाद में ये फिर दोबारा से अपनी और प्रोजेनी बनाएंगे, ये और अपनी दो प्रोजेनी बनाएंगे। तो इस टाइप से इनमें क्या है, बाइनरी फ्यूजन जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलता है, जिसकी वजह से इन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इनकी जो होती है वो डेथ नहीं होती और ये इमोर्टल टाइप से इनको कहा जाता है, यानी इसलिए इनको एक्सेप्शन में रखा गया है। ठीक है, नाउ सेकंड यहाँ पे बोला गया है
Given this reality, have you ever wondered how vast number of plant and animal species have existed on Earth for several thousands of years? हम हर किसी को पता है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट स्पेसीज हैं जो बहुत लाखों सालों से या फिर काफ़ी लंबे समय से इस धरती पे हैं, हज़ारों सालों से. देयर मस्ट बी ए सम प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर. कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसी प्रोसेस हैं जो इस चीज़ को इंश्योर करती है. और वो प्रोसेस है क्या, तो उसके बारे में डिटेल करते हैं. वो प्रोसेस है यहाँ पे जो इस चीज़ को कंटिन्यूसली बना के रखी है. यानी कहने का मतलब क्या है कि इस धरती पे पहले दो ऑर्गेनिज्म थे, एक मेल था, ठीक है, और एक क्या था, एक फीमेल थी. एक क्या फीमेल थी, एक मेल की बात कर ली और एक फीमेल की बात कर ली. यही दो थे. ये धरती पे आए तो ये ख़त्म हो जाने चाहिए थे बाद में, दोनों की डेथ हो जानी चाहिए थी, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो इमोर्टल तो है नहीं. वो क्या है, कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो जाती है. बट यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिज्म हैं अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं, तो रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर मस्ट बी सम प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर दिस कंटिन्यूटी. तो इस कंटिन्यूटी के लिए क्या है, ये प्रोसेस कंटिन्यूटी है. यस, वी नो अबाउट द रिप्रोडक्शन इज ए मैन पार्ट ऑफ इट. रिप्रोडक्शन समथिंग दैट वी कैन टेक फॉर ग्रांटेड. आप सभी को पता है कि जो रिप्रोडक्शन है वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करती है. मेल और फीमेल के गैमेट्स बनेंगे, ये मेल का गैमेट्स, ये फीमेल का गैमेट्स, दोनों के जब गैमेट्स हैं वो फ्यूज़ करेंगे, और फ्यूज़ करने के बाद जब दोनों के गैमेट्स फ्यूज़ करेंगे तो जाइगोट बनेगा. जाइगोट क्या होता है, यही तो एक आगे एक लाइन आएगी कि कंटिन्यूटी जो प्रोसेस होता है. 12वीं क्लास का बच्चा जो होता है, जो वो पीएमटी की तैयारी करे या फिर जो अपने 12वीं क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम की बात करें, तो वहाँ पे कुछ ऐसे लाइनें लिखी आ जाती हैं जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं. बट पीएमटी में एज रिलेटेड पूछी जाती है, जो कोरिलेट की जाती है एक साइज़ से, तब इसके बारे में जिक्र किया जाता है. बट हम अभी पहले डिटेल करते हैं इनके बारे में और इनकी एज लिखते हैं यहाँ पे. सबसे पहले एलिफेंट की जब एज की बात की जाती है तो एलिफेंट की एज कितनी होती है, 60 to 90 ईयर. आपको इसके बारे में याद रखना है. एलिफेंट की एज ये होती है इन बिटवीन द 60 to 90 ईयर. रोज़ की बात करते हैं तो रोज़ का जो प्लांट है वो 5 से 7 साल तक सर्वाइव करता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है. हम यहाँ पे कुछ और जैसे डॉग लिखा हुआ है, तो डॉग के बारे में अगर आप बात करते हैं, डॉग का जो लाइफ पीरियड है वो 10 से 13 साल होता है. बटरफ्लाई का आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कितना होता है, 1 से 2 वीक होता है. क्रो का भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रो जो होता है उसका 15 ईयर होता है. अब देखो यहाँ पे क्रो के बारे में लिखा हुआ है कि क्रो 15 ईयर होता है. आगे हम डिटेल करेंगे कि जो पैरट है उस पैरट का जो लाइफ पीरियड होता है वो इतना नहीं होता. पैरट का लाइफ पीरियड की बात करते हो तो यहाँ पे देखो पैरट का जो लाइफ पीरियड है वो कितना है, 140 ईयर दे रखा है. अब पैरट जो है वो तो 140 साल तक जी रहा है. और आपने दोनों को देखा कि जो क्रो है और पैरट है दोनों का साइज़ अप्रोक्सीमेटली सेम है, लेकिन दोनों का लाइफ स्पेन बहुत डिफरेंट है. तो साइज़ जो है वो कोरिलेट नहीं करता किसी ऑर्गेनिज्म को. ठीक है. यहाँ पे बनाना ट्री जो होता है उसके बारे में आपको याद रखना है. बनाना ट्री जो होता है वो 25 साल तक सर्वाइव करता है. ठीक है. एक काऊ की अगर बात की जाए तो काऊ जो होता है उसका लाइफ पीरियड होता है 20 से 25 ईयर होता है. एक फ्रूट फ्लाई जो होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 30 डेज होता है. 30 डेज 4 वीक कुछ भी लिखा हुआ जाए आप उसके अकॉर्डिंग याद रखें. ह्यूमन का जो एज होता है उसके अकॉर्डिंग एक हॉर्स का ये एज आप इसको भी याद रखें. एक क्रोकोडाइल यानी अप्रोक्सीमेट क्या बोलते हैं, ह्यूमन बीइंग जो होता है 60 ईयर तक सर्वाइव करता है, तो 60 ईयर तक अगर क्रोकोडाइल हो गया, हॉर्स हो गया और ह्यूमन बीइंग सर्वाइव करता है, तो इस चीज़ को आप ऐसे याद रख सकते हो. राइस प्लांट, कोई भी सीजनल प्लांट आ जाए, जैसे आपको सरसों के प्लांट की बात कर ले, बाजरे के प्लांट की बात कर ले, या फिर मतलब कितने भी, चाहे आपसे जितने भी सीरीड प्लांट हैं, कोई भी जो सीजनल ग्रो करे आते हैं, जो 1 मंथ क्या बोलते हैं, जो हर सीज़न में ग्रो करते हैं, कि सर्दी में ग्रो करने वाले, गर्मी में ग्रो करने वाले जो ये प्लांट होते हैं, उनका जो टाइम पीरियड होता है वो फिक्स होता है. और वो अप्रोक्सीमेट कितना होता है, जैसे राइस प्लांट के बारे में यहाँ लिख रहा हूँ, इनका जो सीजनल प्लांट होता है वो होता है 3 to 4 मंथ. ठीक है, ये मंथ लिखा है देखो यहाँ पे, तो ये 3 to 4 मंथ तक होते हैं, है ना. 3 से 4 महीने तक सर्वाइव करते हैं ये जो प्लांट्स होते हैं. टोर्टोइस जो है यहाँ पे एक कछुआ, जो बेसिकली आपने देखा होगा कि इसका जो लाइफ पीरियड है वो 150 साल तक 100 to 150 ईयर तक सर्वाइव करता है. एक बनाना ट्री की अगर बात करी जाए तो बनाना ट्री जो होता है वो 200 ईयर होता है. एक बनाना ट्री की जो होता है वो कितना होता है, 200 ईयर होता है. और अगर एक पीपल के ट्री की बात की जाए तो उसका अप्रोक्सीमेट 50 to 100 ईयर तक होता है. बट अप्रोक्सीमेट 100+ बोला जाता है कि 100+ उसका ईयर होता है. तो ये चीज़ आपने यहाँ पे अभी देखा कि किस प्लांट की क्या एज है. अब इसी चीज़ को समझने के लिए हम अपना जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का उसके बारे में स्टार्ट करते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन.
रिप्रोडक्शन बेसिकली यहाँ पे समझने के लिए कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं देखो इस पूरे चैप्टर में ये कि ये जो कहानी है ये आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, वो वाली कहानी जो इस चैप्टर में पढ़ोगे, ऐसे ऐसे करके आपको इस पूरे चैप्टर में थोड़ा ऐसे ही छोटी छोटी कहानियाँ लिख रखी हैं। उन कहानियों को हम आगे वाले चैप्टर में हर चैप्टर में डिटेल करते हैं एक ब्रॉड लेवल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिफाइन किया गया है रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन फॉर मेडिकल स्टूडेंट, ध्यान रखें एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, किसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है तो हम उसके बारे में देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है रिप्रोडक्शन क्या है। जैसे मान लो अगर आपसे ये लिखा जाए कि रिप्रोडक्शन और फिर क्वेश्चन मार्क लिख दे तो आप बोल रहे रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच अ ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू ए यंग वंस। यंग वंस मतलब क्या, एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ऑफस्प्रिंग मतलब क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ना उन्हीं की बात करते हैं कि उनके जो बच्चे होते हैं उनको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। सिमिलर टू इटसेल्फ, जो उसके जेनेटिकली सिमिलर होते हैं बट आपने अगर जैसे बोलते हैं ना कि जीनोटाइप और फिनोटाइप पढ़ा होगा तो फिनोटिपिकली तो अलग होंगे बट जीनोटिपिकली सिमिलर होता है। बट ये हम अलग अलग लेवल पर बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैं अलग बात करूंगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैं अलग बात करूंगा। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूंगा तो मैं बोलूँगा कि वहाँ पे क्लोन बनते हैं। क्लोन मतलब क्या, एग्जैक्ट कॉपी, जैसे पेरेंट्स हैं वैसे ही उनकी संतति होगी। दूसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसका फॉर्मेशन होता है, क्लोन का फॉर्मेशन। क्लोन मतलब क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी, जेनेटिकली एंड फिनोटिपिकली, यानी अगर आप देखोगे तो उसको फिनोटिपिकली बोलते हैं और अगर आप उनके अंदर की डीएनए की डिटेल करते हो तो उसको बोला जेनेटिकली बोलते हैं। नाउ डिटेल करते हैं हम इस पूरे रिप्रोडक्शन के बारे में कि क्या कहानी बोल रहा है। तो रिप्रोडक्शन इज डिफाइन एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, पहली लाइन बोला, जिसके अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो गिव राइज टू यंग वंस यानी ऑफस्प्रिंग, यानी बच्चे को जन्म देता है, सिमिलर टू इटसेल्फ। आगे बात कर रहा है द ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड टर्न टू प्रोड्यूस नो ऑफस्प्रिंग। हर किसी को पता है कि एक जो बच्चा होगा, एक छोटा सा जो बच्चा होता है, ये एक छोटा सा बच्चा था, ये ग्रो करेगा, एक और बड़ा ऑर्गेनिज्म बनेगा और धीरे धीरे और बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा और फाइनली क्या है, अब ये एक अलग अलग स्टेज हो जाएगी। उन स्टेजेस में हम इनको क्लासीफाई करते हैं। एक स्टेज बोलते हैं जुवेनाइल, वो आगे हम डिटेल करेंगे, मैं अभी नहीं कर रहा इसके बारे में। जुवेनाइल हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव हो जाएगा, जुवेनाइल हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव हो जाएगा और उसके बाद हम बोलते हैं सैनिसेंट बोलते हैं। तो हम ये क्या है, इनको अलग अलग तीन उसमें कैटेगराइज करते हैं, हम इनको आगे डिटेल करेंगे बट फिलहाल हम अभी यहाँ पे इसी के बारे में इसको ख़त्म करते हैं क्योंकि हम आगे की टॉपिक एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना, तो उसी हिसाब से इसको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा। अब बोल रहा है एक लाइफ साइकिल चलती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। देयर इज ए साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। रिप्रोडक्शन इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है पीएमटी वाले और 11th और 12th क्लास स्टूडेंट इस पर ध्यान दें कि रिप्रोडक्शन इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ द जनरेशन स्पीसीज, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये लाइन इन कोड की जाती है डायरेक्टली, एज इट इज़ कोड की जाती है कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो इनेबल की जाती है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। अब यहाँ पे आपको कुछ भी लिखा जाए, स्पीसीज के अलावा कुछ और लिखा जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप नहीं सोचोगे यार पढ़ा तो मैंने, मान लो जीनस लिखा आ जाए तो आप सोचोगे यार जीनस ही लिखा हुआ था। तो ये कन्फ्यूजन से बचना है थोड़ा कि रिप्रोडक्शन इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यू विल स्टडी लेटर इन द चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। कैसे जाती है और कैसे प्रोसेस होता है, तो वो आप हमारे जेनेटिक रिप्रोडक्शन इनहेरिटेंस का एक ब्रॉड लेवल पर लेक्चर है, उसको आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे बोल रहा है देयर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इवोल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। यानी हर ऑर्गेनिज्म के एक अलग अलग है। जैसे आप पढ़ोगे आगे बल्ब टाइप से पढ़ोगे, ट्यूबर पढ़ोगे, या फिर हम बोलते हैं कि हॉर्न यानी मल्टीपल फ्यूजन हो गया, बाइनरी फ्यूजन हो गया, तो अलग अलग टाइप की जो होता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस की हर ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग टाइप की ही प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड several अदर फैक्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस। काफ़ी बार ये होता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म को कैसे रिप्रोड्यूस करना है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज़ के लिए आपको याद रखना है हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट डिपेंड करता है
कि ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटेट, जहाँ पे हैबिटेट मतलब का जहाँ पे वो रह रहा है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम प्लेन एरिया में रह रहे हैं, जंगल में रहने वाले ऑर्गेनिज्म वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर कोई बिलों के अंदर घुस के रहता है तो उनके ऊपर अलग वो हो जाती है, कोई रेगिस्तान में जो ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है तो उनके अंदर अलग टाइप का होगा, या फिर बोलते हैं कि कुछ ऐसे जीवाणु जो गंदगी में पाए जा रहे हैं उनका अलग होगा, जैसे बैक्टीरिया हो गए या फिर फंजाई की होगी। तो इनकी ग्रोथ होने की एबिलिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, क्योंकि उनके हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करती है कि उनको कैसे ग्रो करना है। तो हो रहा है ये इनकी क्या है, इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सिवरल अदर फैक्टर जो होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ टू दे रिप्रोड्यूस, एंड बेस्ड ऑन द वेदर there is a participation of and one organism or two organism in this process. Reproduction is of two type. अगर एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जैसे हम कंटिन्यूसली करते हैं कि व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाय, अगर कोई भी ऑफस्प्रिंग अगर प्रोड्यूस किया जाता है, अगर कोई भी ऑफस्प्रिंग जो है वो अगर क्या किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाय द सिंगल पेरेंट विद और विदाउट, देखो मैंने लास्ट वीडियो में बोला भी था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या, गैमेट्स तो बनते हैं लेकिन उनके अंदर गैमेट्स का फ्यूजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो वो लाइन यहाँ पे ये लिखी हुई, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, कि उनके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उस बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं। तो ये बोलता है द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन जो यहाँ पे लिखी हुई है कि विद और विदाउट के बारे में जो बोल रहा है वो आपको लाइन याद रखनी है, विद और विदाउट वाला, कि गैमेट्स तो बनते हैं। अब नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इसने क्या कहा कि व्हेन टू पेरेंट अपोजिट सेक्स हो गए, एक मेल होगा और एक क्या हो जाएगा, फीमेल होगा, ये दो अपोजिट सेक्स हैं, पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड आल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड इट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी मेल का जो स्पर्म होगा और फीमेल का जो ओवम होगा, अगर वो फ्यूज़ करके अगर जाइगोट बनाते हैं तो वो प्रोसेस क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिसके अंदर कितने इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करे, 2, दैट इज 1 and 2। तो इस टाइप से आपको याद रखना है। अब पूरे चैप्टर आपके दो चीज़ों को बेसिस पे है, वन इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अभी जो आपने पढ़ा ये पूरी एक डिटेल थी, ये पूरा जो यहाँ पे आपने अभी यहाँ पे पढ़ रहे हो ये पूरी डिटेल को ही आगे मैंने थोड़े शॉर्ट में लिखा था ताकि मैं आपको वहाँ पे एक बार और इसको क्विक रीजन में आप इसको पढ़ सकें। तो अब यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं कि रिप्रोडक्शन के बारे में क्या कहानी है। सेकंड एक बार ये देखें, ये पूरा आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल इस पूरे पेज से, ये लाइन निट के लिए इंपॉर्टेंट, ये लाइन निट के लिए इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन इन दोनों के बारे में, तो इस चीज़ों के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। और हर ऑर्गेनिज्म जो होता है उनका रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है, अलग अलग होती है। दूसरा, हर ऑर्गेनिज्म के लिए ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है आपके निट के लिए, तो इस चीज़ के बारे में आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट इसी टॉपिक, तो अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इस मेथड के अंदर क्या होता है आपको पता है, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका निट के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, सन 2011 से इससे क्वेश्चन पूछा गया है, सन 2012 के मेंस में और प्री में इससे क्वेश्चन पूछा, यानी 11 के भी मेंस और प्री में पूछा गया है। मेंस में सॉरी इसके प्री में पूछा गया था, इसके मेंस में और प्री में दोनों में पूछा गया था। आप इसके जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये आपको, ये जो क्वेश्चन आपको ये 2014 में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, इसी का आपको 2015 में क्वेश्चन मिल जाएगा। यही वाला क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका आपको 2018 में क्वेश्चन मिलेगा। तो ये टॉपिक हर ईयर में AIPMT में कहीं ना कहीं पूछा गया है इस टॉपिक से, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन वो एसेक्सुअल से नहीं था, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में पूछा गया था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में क्या कहानी है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट वीडियो में स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कि जो सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल इंडिविजुअल होता है, यानी एक ही पेरेंट जो होता है वो इन्वॉल्व करता है और वो क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोजेनी, वो प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा। क्यों करता है, क्योंकि ये ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन क्या होता है, एक ही इंडिविजुअल में पाए जाते हैं। एक ही इंडिविजुअल में कौन से सेक्स ऑर्गन है, दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। मेल सेक्स ऑर्गन भी इसी में प्रेजेंट होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी इसी में प्रेजेंट होता है। इस बेसिस पे इसको कहा गया कि भाई मेल सेक्स ऑर्गन इसके पास, फीमेल सेक्स ऑर्गन इसके पास, इसलिए ये कैपेबल होते हैं खुद ही नई प्रोजेनी बनाने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद इसने क्या कहा, इसने कहा कि भाई
ये जितने भी ऑफ स्प्रिंग है, एज ए रिजल्ट द ऑफ स्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल। आइडेंटिकल तो क्या होता है, सिमिलर, जैसे जुड़वा लोग होते हैं, दोनों भाई सेम सेम दिखते हैं, या आइडेंटिकल हो गया। तो ये बोल रहा है ऑफ स्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर आल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होती हैं, और एग्जैक्ट कॉपी होते हैं तो वो किस में पूछा जा रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इस चीज़ को आप याद रखें। आर दीज, अभी क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन मार्क है कि आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट। जेनेटिकली किसके लिए बोलते हैं, देखो इस लाइन का मतलब समझते हैं। जब इसने बोला है कि जेनेटिकली या आइडेंटिकल होते हैं या नहीं, तो देखो दो वर्ड पढ़ते हैं, एक वर्ड पढ़ते हैं जेनेटिकली और एक वर्ड पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजिकली। मॉर्फोलॉजिकली एक्चुअली बोलते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। ठीक है, दो वर्ड पढ़ते हैं, एक क्या पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं जीनोटाइप और एक क्या पढ़ते हैं, फिनोटाइप। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप की जब ये बात करता है तो हम उसके अकॉर्डिंग बात कर ले। पहले जीनोटाइप के बारे में बात कर लेते हैं। जीनोटाइप क्या, जिनको जो जेनेटिकली सेम होते हैं। जेनेटिकली मतलब क्या, जिनका जेनेटिक मटेरियल सेम होता है, जेनेटिकली जो सेम है, जैसे जिसका डीएनए में सिमिलरिटी मिल जाए, उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जेनेटिकली सिमिलरिटी। ओके, जिसका डीएनए सेम एग्जैक्ट उसी की तरह हो। मॉर्फोलॉजिकली यानी फिनोटिपिक, जिसको कैरेक्टर बोलते हैं, ये एक फिनोटिपिक कैरेक्टर होता है, फिनोटिपिक कैरेक्टर होता है। और ये जो होता है ये जीनोटिपिक कैरेक्टर होता है। ये वाला जो होता है ये जीनोटिपिक कैरेक्टर होता है, और ये वाला क्या होता है, फिनोटिपिक कैरेक्टर होता है। फिनोटिपिक कैरेक्टर जो होता है उसमें ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फिनोटिपिक कैरेक्टर में क्या होगा, आप देखोगे उस ऑर्गेनिज्म को और ये देखोगे कि उसकी, जैसे आप दो भाइयों को देखते हो एक साथ में तो बोलते हो कि जुड़वा है, क्योंकि आपने उनको देखा मॉर्फोलॉजिकली। लेकिन जब आपने उनकी सेल की स्टडी करी तो आपने देखा कि उनका जो डीएनए है वो सिमिलर है, तो वो तो जेनेटिकली हो गया। लेकिन जब आपने उनको मॉर्फोलॉजिकली देख के बताया कि भाई ये दोनों तो सेम शक्ल के लग रहे हैं, तो दोनों भाई हैं, तो उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकली, है ना। ये इसका मतलब हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिमिलर बोलते हैं, सिमिलरिटी। जो आप बाई फेस देखते हो किसी ऑर्गेनिज्म को तो उसकी बात करते हैं। तो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली आपने यहाँ पे समझा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है पीएमटी के स्टूडेंट के लिए। द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली, यानी आपने देखा और बोला कि दोनों को दोनों तो सेम सेम दिख रहे हैं, एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल, यानी क्या, उसकी सेल की जब स्टडी की जाती है, उसका जब डीएनए की जब जांच की जाती है तो दोनों का जो डीएनए का सीक्वेंस है तो वो क्या आता है, एग्जैक्ट सेम आता है। ठीक है, अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, सेल डिवीजन नीचे लिख रखा है फिगर 1.2, सेल डिवीजन इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। तो पहला लिखा है बर्डिंग इन ईस्ट। ठीक है, तो ये जो ईस्ट है, हम इसके अंदर बर्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो एक चीज़ आप हमेशा, मैं आपको देखो एक बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ, आप उस चीज़ के बारे में याद रखें। जैसे क्या, ये मान लो एक आपके पास ईस्ट है, इस ईस्ट के अंदर इसका न्यूक्लियस होगा, इस ईस्ट के अंदर इसका न्यूक्लियस होगा, भाई ये रहा न्यूक्लियस इसके अंदर, और इस ईस्ट के अंदर साइटोप्लाज्म भी फैला पड़ा है। ईस्ट के अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म भी फैला पड़ा है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये आपको सबको पता है कि इसके अंदर इसका साइटोप्लाज्म भी है। तो ये इसका न्यूक्लियस की बात कर ली आपने, और ये जो अंदर पड़ा हुआ ये इसका क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो सोचो सबसे पहले किसका डिवीज़न होना चाहिए, न्यूक्लियस का डिवीज़न होना चाहिए या साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। अगर साइटोप्लाज्म डिवाइड कर गया तो ये तो दो पार्ट में डिवाइड कर जाएगा, ऐसे सेल अलग हो जाएगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे डिवीज़न होता है न्यूक्लियस का। जो न्यूक्लियस है ये दो पार्ट में डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करता है। न्यूक्लियस जो होता है सबसे पहले टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, जैसे डिवाइड करेगा, जैसे राइट साइड जो डायग्राम दे रखा है उसमें दिख रहा है, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये वाला, ये न्यूक्लियस दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करता है। तो पहले किसका डिवीज़न हुआ, न्यूक्लियस का। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस से डिवाइड करके अलग अलग हो गया। अब यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म, जो ये साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है, जिसको मैं अब कलर्ड कर रहा हूँ, ये जो साइटोप्लाज्म है, अब देखो इसका डिवीज़न हो रहा है। जब इसका डिवीज़न हो जाएगा और जब ये वाली जो सेल है ये जब प्रॉपर साइज़ गेन कर लेगा, यानी ये जो बर्ड है जब ये प्रॉपर साइज़ गेन कर लेगा तो यहाँ से ये क्या करेगा, डिटैच हो जाएगा। कहाँ से, इस वाले लोकेशन से डिटैच कर जाएगा और डिटैच होकर यहाँ बगल में आ जाएगा। और इसके अंदर फिर क्या हो जाएगा, इसके अंदर आपको वही न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है, और वही इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके यहाँ पे साइटोप्लाज्म मिल जाएगा। तो ये एक टाइप से क्या बोलते हैं, हम एक ईस्ट के अंदर बर्डिंग करते हैं। तो आपको जब भी कभी बोले कि पहले किसका डिवीज़न होता है तो आप बोलोगे पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, फिर किसका डिवीज़न होता है तो आप बोलोगे साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। अब एक चीज़ देखो, न्यूक्लियस जो है समझने के लिए कि अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं, अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो देखो ये न्यूक्लियस है
तो न्यूक्लियस जब भी यहाँ पे डिवाइड करा, देखो ये डिवाइड करा, तो न्यूक्लियस जो है वो प्रॉपर साइज में यानी इक्वल अमाउंट में डिवाइड करा। बट जो साइटोप्लाज्म है वो क्या इक्वल अमाउंट में इसमें और इसमें, देखो क्या साइटोप्लाज्म इक्वल अमाउंट में है? नहीं। यानी ये कह सकता हूँ कि न्यूक्लियस जो है उसका जो डिवीज़न है वो तो क्या होता है, इक्वल होता है, बट जो साइटोप्लाज्म होता है उसका डिवीज़न जो होता है वो क्या होता है, अनइक्वल होता है। पता नहीं है, क्या पता उसके अंदर बर्ड के अंदर, जो ये बर्ड है इस बर्ड के अंदर क्या पता ज़्यादा आ जाए या फिर कम आ जाए। जो ये बर्ड है इस बर्ड के अंदर क्या पता ज़्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्म आ जाए या कम आ जाए। लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो उसकी ओरिजिनल सेल होती है, ये ओरिजिनल सेल है, ये वाली सेल है, इस सेल से क्या होगा, उसके इसके अंदर हमेशा क्या मिलेगा, कम साइटोप्लाज्म मिलेगा। इस चीज़ को आप याद रखें। एक सेकंड एग्जांपल और है इसी का, दैट इज़ योर अमीबा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेकंड बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, तो हम उसको थोड़ा डिटेल कर लेते हैं बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा के बारे में। तो देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस आपको शो कर रखा है, ये कर रखा है न्यूक्लियस। पहले यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, तो देखो न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड करा इनटू 2 पार्ट। न्यूक्लियस 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, यानी इक्वल पार्ट में न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है पहला। उसके बाद जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, जब न्यूक्लियस 2 अलग अलग सेल में हो गया, तो फिर देखो किसका डिवीजन हो रहा है, आप नेक्स्ट उसमें देखें, नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिख रहा है। नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पे क्या हो गया, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। अब ये सेल यहाँ से डिवाइड कर गई, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, साइटोप्लाज्म डिवीजन, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर गया। ठीक है, अब हम ये देखें कि जब ये सेल डिवाइड कर गई तो ये दो सेल थी। तो देखो आप सबसे पहले सेल का देखें, ये इसकी पेरेंट सेल है, ये जो है ये क्या है, पेरेंट सेल है। आप इसको देख लिया आपने। अब इस पेरेंट सेल का साइज़ देख लो, इसका साइज़ कैसा है, इसका साइज़ आपको एक लार्ज दिख रहा है। लेकिन अब इसका जो प्रोजेनी होगा, जो इसकी डॉटर सेल होगी, हमेशा इससे क्या होगी, छोटे साइज़ में होगी, जो आपको यहाँ पे दिख रही है। तो इसकी जो डॉटर सेल है वो देखें, ये डॉटर सेल जो है उसका साइज़ क्या है, एक तो स्मॉल है, स्मॉलर है। लेकिन जो पेरेंट की बात करें तो देखो मैं यहाँ पे एक दो वर्ड बता देता हूँ कि अगर हम पेरेंट की बात करें, यहाँ पे लिख दिया मैंने, पेरेंट्स की बात कर दी, और यहाँ पे मैंने किसकी बात करी, डॉटर सेल की बात करी। तो आपने क्या है, जब डॉटर के बारे में बात करा तो डॉटर का साइज़ जो है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो भी क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन इसका जो साइज़ है वो क्या है, ज़्यादा है, इसका साइज़ क्या है, कम है। इसके अंदर जो क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म है वो क्या हायर अमाउंट में प्रेजेंट है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो तो एक ही था, है ना, लेकिन इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसका साइज़ क्या हो जाता है, वो भी डिवाइड कर जाता है। लेकिन अगर 2 डॉटर सेल के बारे में अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्या होता है, ये दोनों की दोनों जो सेल हैं, जो 2 डॉटर सेल हैं, ये एक दूसरे के क्या होती हैं, क्लोन होती है। क्या होती हैं, क्लोन। क्लोन मतलब क्या, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर। ओके, ये उसकी एग्जैक्ट कॉपी होती है देयर पेरेंट की। तो देखो देयर पेरेंट यानी इनिशियली उसके पेरेंट के बारे में देखें तो आपको एग्जैक्ट कॉपी मिलेगा। ठीक है, ये हमने इस डायग्राम के बारे में बात किया। अब नेक्स्ट हम इसी टॉपिक को कंटिन्यूस करते हैं, हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट्स अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितना फैला हुआ है, हम इसके बारे में देखते हैं कि अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म के यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, यानी जितने भी मोनेरा ग्रुप के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब के सब किस में आते हैं, सिंगल सेल्ड में आ गए। या फिर प्रोटिस्टा वाले, प्रोटिस्टा जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, और कौन से यूनिसेलुलर होते हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा जो होते हैं वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। देखो कुछ ऐसे प्लांट्स मिलेंगे, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जिनके अंदर क्या होता है उनके अंदर क्या होता है, उन एनिमल्स के अंदर, उन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, उसको आपको याद रखना है। मैं उसको अलग कलर से मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ कि इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड बाय माइटोसिस इनटू 2 गिव राइज टू ए न्यू इंडिविजुअल। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, एक बात करें प्रोटिस्टा की और एक बात करें क्या, मोनेरा की। तो इन बोल रहा है इन ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस होता है। क्यों होता है, आपको मैं रीज़न दे देता हूँ। तो अभी एक चीज़ को, इसको लाइन को इसने बोल दिया तो हम कलर चेंज कर लेते थोड़ा। क्यों बोला कि इनमें माइटोसिस होता है, तो माइटोसिस बोला, देखो यहाँ पे मियोसिस लिखा आ जाए, लाइन इंपॉर्टेंट है,
आपको मियोसिस लिखा आ जाएगा तो आप कन्फ्यूज कि भाई मियोसिस और लिखा आ जाएगा। तो आप लाइन को समझे कि प्रोटिस्टा और मोनेरा में माइटोसिस क्यों होता है। तो एक चीज़ याद रखो कि जब कोई भी चीज़ अगर यूनिसेलुलर दिखेगी, कौन सी, यूनिसेलुलर दिखेगी, तो उसमें हमेशा माइटोसिस होगा, माइटोसिस होता है। जैसे क्या यूनिसेलुलर मतलब क्या, उसकी बॉडी जो होती है वो क्या होती है, हैप्लॉइड होगी, और हैप्लॉइड से अगर कोई चीज़ बनती है तो उसमें हमेशा माइटोसिस पाई जाती है, यानी वो डिवाइड करेगी उसकी सेल तो उसमें कंटिन्यूसली माइटोसिस 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 होगी। लेकिन ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी जो बॉडी है वो क्या होती है, डिप्लॉइड होती है, यानी हम क्या हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पहले क्या होता है, मियोसिस होता है, फिर माइटोसिस होता है। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब भी बात की जाएगी तो आप इस चीज़ को याद रखें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस होती है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, प्रोटिस्टा है और क्या है, मोनेरा। ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म जो है वो किस में आते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसलिए इन ऑर्गेनिज्म में या इनके पेरेंट्स में जब सेल डिवाइड करनी होगी तो उनमें क्या हो जाएगा, माइटोसिस पाई जाएगी। ठीक है, अब हम इसको आगे क्या बोलते हैं, डायग्राम में भी पढ़ेंगे। आगे डायग्राम में मैं आपको इसको और अच्छे से समझाऊंगा कि हर एक सेल के बारे में वहाँ पे डिटेल करेंगे। अब हम इसी को थोड़ा लास्ट वाली लाइन को थोड़ा कंटिन्यू कर लें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो इनकी सेल होती है, क्या, सेल डिवाइड करना। देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लो एक बैक्टीरिया ले ले, मान लो ये एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो ये जो बनी हुई है ये इसकी क्या है, सेल वॉल ही तो है, ये इसकी सेल वॉल है, ये इसकी क्या है, सेल वॉल है। अगर सेल वॉल डिवाइड करेगी तो सेल वॉल में एक इन्वेजिनेशन प्रोसेस होती है, जहाँ 10वीं क्लास के 9वें पता नहीं 10वें चैप्टर में पढ़ोगे इसके बारे में। ठीक है, वहाँ पे एक फ्रो का फॉर्मेशन होता है, एक प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सेल जो होती है ये इन्वेजिनेट करती है इनसाइड, और ये वाली सेल इधर से इधर इन्वेजिनेट करती है और जाके यहाँ पे एक लेयर से बना लेगी। तो अब ये डिवाइड कर जाएंगे दो पार्ट में, ये एक अलग सेल बन जाएगी और ये वाली क्या है, एक अलग सेल बन जाएगी। तो सेल डिवीज़न होती है हर एक रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। नाउ वी डिटेल और डायग्राम जो इंपॉर्टेंट है किसी चीज़ के लिए। आपको डायग्राम जब भी पढ़ो तो डायग्राम में नीचे जो हेडिंग लिखी होती है फिगर के बारे में, तो वो हमेशा याद रखें। ठीक है, क्या बोला गया है यहाँ पे डायग्राम में बना रखा है, सबसे ऊपर लिखा रखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर जूस्पोर। ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है जूस्पोर, और ये लिखा हुआ जूस्पोर, सबसे ऊपर जो ये लिखा हुआ है जूस्पोर के बारे में। दूसरा नीचे ये जो सेकंड स्ट्रक्चर बना रखा है ये जूस्पोर ऑफ क्लाइडोमोनास दे रखा है। जूस्पोर जो होते हैं वो किसके अंदर बनते हैं, क्लाइडोमोनास के अंदर बना है। क्लाइडोमोनास क्या है, ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी के अंदर क्या होता है, एक मोटाइल गैमेट्स, सेक्स और क्या बोलते हैं, मोटाइल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड जूस्पोर। अब देखो एक पीएमटी के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपसे ये पूछ लिया जाए जूस्पोर, और 12वीं क्लास के बच्चों के लिए भी जूस्पोर और जाइगोट में डिफरेंट क्या है, तो आप ये बोलोगे कि जूस्पोर तो क्या होता है, मोटाइल होता है, और जो जाइगोट होता है वो क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पीएमटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये वाला तो क्या है कि मोटाइल होता है और ये वाला क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। आप इस चीज़ को याद रखें। दूसरा, इसमें जो होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है, और इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड डायग्राम, दैट इज ए कोनिडिया इन पेनिसिलिन और पेनिसिलियम। ये पेनिसिलियम का अंदर कोनिडिया का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये हर स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। जैसे हम इसमें बोल देते हैं रमे, है ना, रमे बोल दिया, सैक्यूल बोल दिया, अलग अलग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। बट आप ये याद रखें कि कोनिडिया का फॉर्मेशन किस में बोल रहा है, पेनिसिलियम में बोल रखा है। हाइड्रा का स्ट्रक्चर बना रखा है, ये हाइड्रा के स्ट्रक्चर में ये माउथ दिखा रखा है, और यहाँ पे एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है। ये बर्ड जो एक प्रॉपर साइज गेन कर लेगा और फिर बाद में यहाँ से डिटैच होगा और यहीं पे इसके साइड में अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे बोल रहा है गैमुलेन स्पॉन्जिस बोल रखा है। तो ये जो गैमुलेन स्पॉन्जिस होते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखो हर चीज़ यहाँ पे क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लाइडोमोनास पूछा है तो क्या बोल रहा है, जूस्पोर बोलोगे। अगर पेनिसिलिन के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहा है तो किसके थ्रू हो रहा है, कोनिडिया के थ्रू हो रहा है। अगर आपसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हाइड्रा के अंदर बोल रहा है तो बर्ड का फॉर्मेशन हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। और अगर आपसे स्पॉन्जिस के बारे में पूछा तो स्पॉन्जिस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी वजह से हो रहा है, गैमुले की वजह से हो रहा है। तो इसको आप जैमुले बोलो या गैमुले बोलो, आपके ऊपर है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इसी का पैरा है जिसके बारे में हम डिटेल कर रहे हैं। मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। जो आपको पता है बाइनरी फिजन से जनरली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म डिवाइड करते हैं। और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सिंगल सेल्ड के अलावा, वेयर एज सेल डिवाइड इनटू टू हाफ।
एक सेल जो भी आप अभी देखा आपने हाइड्रा के बारे में, मैंने बताया कि एक सिंगल सेल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है, ठीक है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और फिर उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। देखो पहले इसका साइज़ देखो मैंने बड़ा बनाया है ना, और इसका साइज़ छोटा बनाया है, क्योंकि यही वाली सेल तो डिवाइड करी है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि ये बोल रहा है कि जो डिवाइड करती है इंटू 2 हाफ एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू ए एडल्ट, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। ईस्ट में आपने देखा, ईस्ट के अंदर क्या होता है, इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल। ईस्ट में हमेशा क्या होता है, डिवीजन अनइक्वल है। आपने देखा कि एक बड़ा सा पेरेंट होता है, उसके बगल में एक छोटा सा बड़ा है, जब वो एक प्रॉपर साइज गेन कर लेता है तो यहाँ से डिटैच हो जाता है। तो ये जरूरी नहीं है उसके प्रॉपर ही रूप लेके वहाँ से डिटैच हो, तो मतलब क्या कि उसको प्रॉपर इतना न्यूट्रिशन गेन कर ले जितना उसको करना है, उसके बाद वो अपने पेरेंट से डिवाइड होकर इसके साइड में अटैच हो जाता है ज़मीन पे, ठीक है। इसलिए इसने बोल दिया यहाँ पे इसलिए इसने बोला है कि बर्ड है आर प्रोड्यूस दैट रिमेन, यानी ईस्ट के अंदर बात कर रहा है। इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल, बर्ड्स आर प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच इनिशियली टू द पेरेंट सेल विच इवेंचुअली गेट सेपरेटेड, जो बाद में क्या हो जाता है, सेपरेटेड होता है एंड मैच्योर इनटू ए न्यू ईस्ट ऑर्गेनिज्म, और बाद में क्या है, न्यू ऑर्गेनिज्म में यानी एक न्यू बड़े और ईस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। और अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा विड्रॉ इट्स स्यूडोपोडिया। देखो अमीबा जो होता है उसके अंदर क्या होता है, स्यूडोपोडिया का अमीबा का स्ट्रक्चर जो होता है वो जिग जैक लाइक शेप में होता है, ऐसे कुछ ना। तो ये जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है ना, इसी उभरे हुए स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। इस उभरे हुए स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। जैसे सिंपल सी चीज़ है, मान लो इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है। अब ये आगे की साइड मूव करे तो ये ऐसे ढलान से में ऐसे मूव करेगा। अब देखो यहाँ पे स्यूडोपोडिया बन गया, तो ये इसके बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है वो उसी की वजह से तो बन रहा है। तो स्यूडोपोडिया क्या है, एक अलग अलग टाइप है। इसका क्या होता है, इसको फॉल्स फिट भी बोलते हैं, इसको फॉल्स फिट भी बोलते हैं। आप इस चीज़ को याद रखें, ठीक है। अब यहाँ पे इसने एक चीज़ के बारे में बोला कि दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंसिस्टेशन, और इसी फिनोमेना को क्या बोला जाता है, इंसिस्टेशन बोला गया है, जो आपके एनसीईआरटी में न्यू वर्ड ऐड हुआ है। तो आप इस चीज़ को याद रखें, ठीक है। तो ये इसने क्या बोला कि ये सीक्रेट करता है 3 लेयर हार्ड कवर्ड ऑन सिस्ट अराउंड इट सेल्फ। तो इसने खुद के अराउंड क्या करा, एक हार्ड लेयर बनाई, किसने, अमीबा ने। स्यूडोपोडियन सीक्रेट 3 लेयर एंड कवरिंग और सिस्ट अराउंड इट सेल्फ, दिस इज कॉल्ड इंसिस्टेशन। इंसिस्टेशन मतलब सिस्ट का फॉर्मेशन करना। तो सिस्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, आप उस चीज़ के बारे में याद रखें कि इंसिस्टेशन जो है, देखो डेफिनेशन लिखी आ जाती है और उसके सामने ये वर्ड लिखा आ जाएगा इंसिस्टेशन। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये करेक्ट मीनिंग है या नहीं है, ठीक है। अब और व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न द इंसिस्टेड अमीबा डिवाइड बाय मल्टीपल फ्यूजन एंड प्रोड्यूस मैनी माइन्यूट अमीबा और pseudopodospore, the cyst wall bursts out and the spore are liberated in the surrounding medium to grow up into a many amoebae and this is called sporulation। स्पोरुलेशन यानी स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो उसको क्या बोल दिया, स्पोरुलेशन बोल दिया। और अगर सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया तो उसको क्या बोल दिया, इंसिस्टेशन बोल दिया। तो अगर आपसे इंसिस्टेशन की बात करें या स्पोरुलेशन की बात करें तो आप उस चीज़ को बारे में याद रखें कि इंसिस्टेशन किसके बारे में हो रहा है और स्पोरुलेशन किसके बारे में हो रहा है। तो आप इस चीज़ के बारे में थोड़ा याद रखें कि ये इंपॉर्टेंट है कि इंसिस्टेशन किसको बोल रहा है और स्पोरुलेशन किसे बोल रहा है। ये पीएमटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ओके। अब हमने इनके बारे में यहाँ पे बात कर लिया। अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक के बारे में डिटेल, ये देखो एनसीईआरटी में दोनों के दोनों वर्ड जो हैं वो नए ऐड किए गए हैं, तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें। अब ये आपको एक डायग्राम दे रखा है जो पीएमटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट हम ये जो आगे लिखा रखा है मेंबर ऑफ फंजाई, ये थोड़ा डिटेल तो करेंगे इनके बारे में। बट एक चीज़ क्या है, देखो ये जो डायग्राम दे रखा है आपको, बेसिकली ये डायग्राम, हर डायग्राम पीएमटी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नीट का इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब आपके इन चारों से हर बार हर साल किसी न किसी सन में क्वेश्चन पूछा गया है तो वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो हर साल में कभी न कभी पूछा गया है तो वो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट है। तो इस चक्कर में आप इस चीज़ को याद रख सकते हो कि वो हर साल अगर उससे क्वेश्चन पूछा रहा तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वो इम्पोर्टेंट है क्या क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको वो बताता हूँ। पहले की बात करते हैं कि पहला यहाँ पे किसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था।
तो पहले हम ए डायग्राम की बात करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। अब भाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हुआ क्या कि पहले जो आपको यहाँ पे ये पोटैटो बना रखा है, तो पोटैटो में डायग्राम की नेमिंग आनी चाहिए। आई कहाँ पे बना हुआ है, आई जर्मिनेटिंग आई बर्ड कहाँ बना हुआ है, तो इन दोनों के बारे में आपको याद होना चाहिए कि आई के बारे में और जर्मिनेटिंग आई बर्ड क्या है। अगर पोटैटो को इस जर्मिनेटिंग आई बर्ड से कट करके अगर ग्रो कराया जाए तो एक न्यू पोटैटो प्लांट का फॉर्मेशन होता है, जो आपको याद रखना है। अब पोटैटो किसका एग्जाम्पल है, इस चीज़ का याद रखना है कि आइज ऑफ पोटैटो या फिर जर्मिनेटिंग आई बर्ड से ही एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, जिसको बोलते हैं ट्यूबर। क्या बोला गया, ट्यूबर। ट्यूबर का एग्जाम्पल क्या है भाई, पोटैटो। आपको याद रखना है, पीएमटी के लिए इंपॉर्टेंट है। पोटैटो किसका एग्जाम्पल है, ट्यूबर का। ट्यूबर का एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे पोटैटो है, पहली चीज़। दूसरा एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे ट्यूबर का एक ही एग्जाम्पल है। सेकंड के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ वेजिटेटिव प्रोपेगुल। वेजिटेटिव प्रोपेगुल क्या होता है, प्लांट के अंदर जो डेवलपमेंट होता है किसी भी न्यू इंडिविजुअल का फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, लाइक रूट से हो गया, उसकी लीफ से हो गया, या फिर उसके रनिंग राइजोज क्या होता है, रनर टाइप से हो गया, फिर राइजोम टाइप से हो गया, हम उनसे इनकी बात करते हैं। जैसे यहाँ पे सेकंड जो डायग्राम दे रखा है, ये राइजोम ऑफ जिंजर दे रखा है, अदरक है ना, जो अदरक है उसका डायग्राम दे रखा है। अदरक के इस डायग्राम के अंदर आपको हर चीज़ के बारे में याद रखना है कि बर्ड कौन सा कहाँ पे है, एडवेंटिशियस रूट कौन सा मार्क कर रखा है, नोड क्या होता है जब, और इंटरनोड क्या होता है, नोड बना हुआ है वो आपको दिख गया है। इस वाले पूरे टॉपिक से जो मैंने आपको बाद में बताया था कि सन 2011, 2012, 2014, 2015 इससे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आपको ये याद रखना है। तो हर साल इसमें से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो हर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि इस पूरे टॉपिक से जो ये पूरा टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब हम इसमें सेकंड वाले डायग्राम की बात करते हैं, राइजोम। राइजोम जो है, राइजोम का जो एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है वो दे रखा है जिंजर। एक एग्जाम्पल क्या दे रखा है, जिंजर। सेकंड एग्जाम्पल आपको याद रखना है बनाना। एक एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, जिंजर, और सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, बनाना। ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, किसके, राइजोम के, जो पीएमटी में पूछे जाते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली, इन्हीं से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सेकंड, अब हम तीसरे डायग्राम की बात करते हैं। तीसरा डायग्राम आपको बना रखा है ये वाला, सी वाला, जिसमें लिखा है बुलबिल ऑफ अवगैव। ये पीएमटी में देखो 2013 का भी क्वेश्चन रह चुका है, और हर साल कहीं ना कहीं ये पीएमटी में पुराने साल के उठा के देखो तो मैचिंग का 2015 में मैचिंग के क्वेश्चन दे रखे हैं, अगेव को मैच कर रखा है, बल्ब को मैच कर रखा है, ऐसे मैचिंग के बहुत क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप वहाँ से इसके बारे में याद रखेंगे। बल्ब के बारे में आपको यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बुलबिल ऑफ अगेव, ठीक है, बुलबिल ऑफ अगेव। इसके और भी एग्जाम्पल होते हैं। अगर आपसे बुलबिल ऑफ अगेव पूछा जाए, यानी तीसरे सी के बारे में बात कर रहे हैं हम, सी के बारे में अगर आपसे और पूछा जाए, यानी बुलबिल ऑफ अगेव अगर पूछा जाए, तो उसके अलावा और एग्जाम्पल क्या हैं, देखो यहाँ पे अगेव लिखा है, अगेव का दूसरा नाम होता है सेंचुरी, अगेव का दूसरा नाम होता है सेंचुरी प्लांट। आप अपनी एनसीईआरटी में नोट करें साथ में कि इसको क्या बोला जाता है, सेंचुरी प्लांट बोला जाता है, पहला चीज़। और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आपको बोल रहा हूँ मैं, लिली, है ना। तो ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है। अगेव क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो होता है ना, ये एडिबल पार्ट होता है, ये बहुत सॉफ्ट होता है, इसको लोग एज ए फूड, एज ए सैलेड यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ डी के बारे में बात करते हैं, द लीफ बर्ड ऑफ ब्रायोफाइलम। अब ब्रायोफाइलम जो है उसकी लीफ बर्ड दे रखी है। अब होता क्या है कि ब्रायोफाइलम में होता क्या है कि जैसे देखो कि जब लीफ होती है किसकी, ब्रायोफाइलम की, मैं यहाँ पे एक लीफ बनाता हूँ ब्रायोफाइलम की, ये ब्रायोफाइलम की लीफ है। इस ब्रायोफाइलम की लीफ को, ये वाली लीफ नहीं बनाते हम, ये वाली लीफ बनाते हैं कि ब्रायोफाइलम की जो लीफ होती है उसमें होता क्या है कि इस लीफ में जगह जगह देखो मैंने नोचेस बनाए हैं, दिख रहे हैं आपको कहीं पे नोचेस, ये जो नोच दिख रहे हैं, इस नोच के यहाँ पे एबिलिटी सी होती है कि बर्ड का फॉर्मेशन होता है, और बर्ड का फॉर्मेशन होगा तो एक न्यू लीफलेट का फॉर्मेशन होता है इस बर्ड में, ठीक है। तो ये क्या है, एडवेंटिशियस बर्ड है। यहाँ पे ये एडवेंटिशियस बर्ड से एक न्यू प्लांट का ग्रोथ होता है। फिर यहाँ पे जब जैसे ही एक प्लांट ग्रो कर जाएगा तो इस पार्ट को यहाँ से कट होगा, और बाकी पार्ट क्या हो जाएगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो उसको डिजोल्व कर देंगे, और भी पार्ट कहीं पे ग्रो करेंगे, और ये यहाँ पे सेटल डाउन होकर एक बड़ा ट्री लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है,
ठीक है। तो इसकी ग्रोथ कुछ इस टाइप से होती है। इसके और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे एडिएंटम जिसको वॉकिंग फॉर्न बोलते हैं, ठीक है, बिगोनिया। तो इसके और एग्जाम्पल है जिनके बारे में आपको याद रखना है। हम डी के बारे में बात कर रहे हैं, तो डी के और भी एग्जाम्पल है। लीफ बड जिसका है तो वो क्या है, एडिएंटम। एडिएंटम, इस एडिएंटम को बोला था वॉकिंग फर्न। वॉकिंग फर्न मतलब क्या, ये मूव करता है, यानी रन जैसे ऐसे मूव करता है और यहाँ पे जगह जगह बड होंगे और यहीं पे एक प्लांट ग्रो कर जाएगा, इस टाइप से होता है। एक प्लांट ग्रो कर जाएगा तो इस टाइप से एक स्ट्रक्चर का फॉर्म, इसलिए इसको वॉकिंग फर्न भी बोला जाता है। और एक और एग्जाम्पल है इसी का, दिस इज कॉल्ड बिगोनिया। ये 3 एग्जाम्पल जो हैं इस टॉपिक के इसके, कि लीफ बर्ड ऑफ ब्रायोफाइलम क्या है वो आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ अभी लास्ट ईयर मैचिंग में पीएमटी में क्वेश्चन था 2015, 17 और 18 का मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। 18 मतलब ऐसे में कुछ पूछा गया, इससे क्वेश्चन जरूर था। तो इसको क्या बोल रहा है, ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ। देखो यहाँ पे वर्ड लिख रखा है ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ का एक दूसरा नाम भी है, वो आपको याद रखना है, ठीक है, जिसको आप बोलते हो वाटर हाइसिंथ का। हम ई के बारे में बात कर रहे हैं, वाटर हाइसिंथ का नाम है इकॉर्निया। इसका नाम आपको लिखना है वहीं पे, ठीक है। इकॉर्निया इस प्लांट का दूसरा नाम होता है, ठीक है। या इसका एक और एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल के बारे में आपको याद रखना। वो एग्जाम्पल क्या है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट है, और भी जो आया हुआ था पीएमटी में कि ऑफसेट का एग्जाम्पल क्या है, तो वो है पिस्टिया, ठीक है, जिसको बोला जाता है वाटर लेट्यूस, जिसको वाटर लेट्यूस कहा जाता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपसे हर साल पीएमटी में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि जो भी एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ बताएं, तो आप अपनी एनसीईआरटी में इनको नोट करें, और यही पीएमटी में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये वेजिटेटिव प्रोपिक्यूल इन एंजियोस्पर्म में पढ़ा था। मैं फिर से वेजिटेटिव प्रोपिक्यूल क्या होता है या वेजिटेटिव प्रोपिगेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन बोल रहा हूँ, तो आप उसको लिख लें। द डेवलपमेंट ऑफ एन न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट की कौन कौन से पार्ट होते हैं, रूट होती है, लीफ होती है ना, रूट होगी, लीफ होगी, रनर हो गए या फिर राइजोम हो गए, उनसे एक न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है, उसको बोला जाता है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव मतलब क्या, प्लांट का ही कोई पार्ट है। प्रोपिग्यूल क्या मतलब कोई ग्रोविंग रीजन जो है वहाँ से एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। हम आगे बात करते हैं इसी टॉपिक को कि मेंबर ऑफ दिस किंगडम फंजाई एंड द सिंपल प्लांट सच एज द एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू द स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि पीछे भी आपने डायग्राम में देखा कि कुछ फंजाई के बारे में, फंजाई में आपने देखा कि फंजाई में क्या होता है, कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। प्लांट सच एज द एल्गी आपने क्लाइडोमोनास देखा, क्लाइडोमोनास के बारे में आपने पढ़ा कि उनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है उसके अंदर जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है। द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर जू स्पोर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जू स्पोर जो होता है और जाइगोट जो होता है उसका डिफरेंस पीएमटी के लिए इंपॉर्टेंट है और अपने 12वीं क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। दे आर यूजुअली माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट लाइन, जू स्पोर क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं, जो पीएमटी का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको याद रखना है कि एक माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर है। एंड वन कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कोनिडिया, जो आपने फंजाई में पढ़ा, ये फंजाई का तो एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। हाइड्रा जिसके अंदर बड का फॉर्मेशन है, गैमुले यानी जैमुले जिसको हम बोले वो स्पॉन्जिस के अंदर फॉर्मेशन होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि यू हैव लर्न अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट इन क्लास 11th, व्हाट डू यू थिंक इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज आल्सो ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम बोलते हैं यस है। वाई डू यू से सो, इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो यस कहेंगे, वो सिमिलर होता है। तो वाइल इन द एनिमल एंड द अदर simple organism the term asexual is used unambiguously। unambiguously मतलब क्या, स्पष्ट रूप से आप asexual reproduction यूज करते हैं किन के लिए, जो एनिमल होते हैं, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो हो जाएंगे, हम उनकी बात कर रहे हैं। इन प्लांट द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रिक्वेंटली यूज। देखो प्लांट के लिए अगर बात की जा रही है तो क्या यूज़ कर रहे हो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर आपको कोई एनिमल बोल दिया या कोई सिंपल ऑर्गेनिज्म बोल दिया तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज़ कर रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं। प्लांट के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, वेजिटेटिव यूज़ कर रहे हैं। बट इन प्लांट द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन सच द रनर, राइजोम, राइजोम का एग्जाम्पल आपने पढ़ा। रनर का एग्जाम्पल मैं भी आपको बताता हूँ, रनर का एग्जाम्पल क्या आता है, ग्रासिस, पीएमटी के लिए इंपॉर्टेंट है, रनर का एग्जाम्पल याद रखना है।
ग्रासेस होता है। राइजोम का एग्जाम्पल आपने पढ़ा, बनाना पढ़ा, जिंजर पढ़ा, अदरक जिसको बोलते हैं, या केले के पेड़ जो पढ़ा उनमें राइजोम जो होता है वो इस टाइप से होता है। शक्कर का एग्जाम्पल जो है, शक्कर का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। शक्कर का एग्जाम्पल क्या होता है भाई, शक्कर का जो एग्जाम्पल है वो इम्पोर्टेंट है। तो शक्कर के एग्जाम्पल के बारे में आपको याद रखना है। क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम इसका एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है। बनाना ट्री भी इसका एग्जाम्पल होता है, बनाना हो गया, पाइन एप्पल हो गया इसके और एग्जाम्पल, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ ट्यूबर, ट्यूबर का एग्जाम्पल आपने एक ही पढ़ा था, क्या था भाई वो, पोटाटो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। ऑफसेट, ऑफसेट का आपने लास्ट उसमें अभी जस्ट देखा ही था कि ऑफसेट के लिए क्या लिख रखा था, वाटर हाइसिंथ, जिसको आपने क्या बोला था, एकार्निया जिसको बोला था, जिसको वेस्ट बंगाल का टेरर ऑफ वेस्ट बंगाल भी कहा जाता है, आप इसके बारे में ये भी याद रखें। रनर आपने ये पढ़ लिया, ऑफसेट आपने पढ़ लिया, और इसका एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल था ऑफसेट का, वो क्या था उसके बारे में आपको याद रखना है, जो पीएमटी में आ चुका है, ये डायग्राम यही आया था, पिस्टिया एग्जाम्पल में दे रखा था, ये पूछा था पिस्टिया, ठीक है। नाउ बल्ब की बात करते हैं, तो बल्ब किसका स्ट्रक्चर होता है, ये पीएमटी सन 2015 का क्वेश्चन है, बल्ब के बारे में पूछा गया था कि बल्ब जो स्ट्रक्चर होता है किसका होता है, तो इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, वह एग्जांपल होता है ओनियन। ओनियन को आप देखते हो या फिर आप लहसन को देखते हो, तो लहसन और जो मतलब जो आपका क्या बोलते हैं गार्लिक हो गया या फिर ऑनियन हो गया, दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो एक बल्ब जैसा ही तो गोल गोल शेप में, तो इनका जो एग्जाम्पल है वो गार्लिक भी है और ऑनियन भी है, तो ये दोनों आपको याद रखने पीएमटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी से हर साल कहीं ना कहीं किसी सन में 2011 से लेके 2019 के बीच में कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिलेंगे, मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे इन्हीं के एग्जाम्पलों के बारे में जो आपसे हर साल पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मैं फिर से वही वाली बात करूँगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना, कौन सा छोड़ना है, कोई क्या करना है, कुछ लाइनें ऐसी होंगी जो छोड़नी होंगी, हम आगे बात करेंगे। अब हो रहा है दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहा है भाई, ये वाले स्ट्रक्चर जो अभी आपने यहाँ पे पढ़ा, ये सारे स्ट्रक्चर क्या हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल में ऐड होता है। अगर आपसे एग्जांपल पूछा है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल क्या होता है, तो आप वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल में ये सबों के नाम लिख सकते हैं, ठीक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व द टू पेरेंट, आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो दो बात हो गई, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, किसकी, वेजिटेटिव की बात कर ले, या वेजिटेटिव की बात कर ले, या फिर आपसे बोल दे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ले। इसमें एक सिंगल आदमी ही क्या होता है, प्रोजेनी का फॉर्मेशन कर सकता है, ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है इन्हीं में से किसी एक के थ्रू। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और इसलिए बोल रहा है कि ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व द टू पेरेंट, दो पेरेंट की जरूरत नहीं होती, द प्रोसेस इन्वॉल्व द इज एसेक्सुअल, जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है उसको एसेक्सुअल बोलते हैं। इन सम ऑर्गेनिज्म इफ द बॉडी इज ब्रेक इन टू डिस्टिंक्ट पीसीज, यानी फ्रेगमेंट, अलग अलग पीसीज में टूट जाती है, टुकड़ों में टूट जाती है, अगर वो अलग अलग टुकड़ों में टूट जाएगी, फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी, तो ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू एन अडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। हर ऑर्गेनिज्म क्या है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। यानी आपने हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखा होगा, हाइड्रा का स्ट्रक्चर कुछ जो होता है वो इस टाइप का होता है, यहाँ पे एक बर्ड निकलता है, बट हाइड्रा को बोलते हैं, हाइड्रा को अगर यहाँ से कट कर दो, यहाँ से कट कर दो, यहाँ से कट कर दो, तो इस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या देखा जाता है कि इसका हर पार्ट एक न्यू ऑर्गेनिज्म को ग्रो करता है, एक जो हर पार्ट होगा एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा, और हर पार्ट जो है वो किस में टूट गया, फ्रेगमेंट में टूट गया, फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ों में टूट गया, और टुकड़ों में टूटने के बाद इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। देखो ये एनसीईआरटी का न्यू अपडेट है, ये न्यू है, चेंज है, ये पहले के कंपेरिजन में और आपके कंपेरिजन में कुछ नई चीज़ें लिखी हुई है जो इंपॉर्टेंट है आपके पीएमटी के लिए, ठीक है। जो आपको याद रखना है कि हाइड्रा के अंदर जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन पाई जाती है, वो आपको याद रखना है कि फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर पाई जा रही है, हाइड्रा के अंदर। दिस इज आल्सो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या मतलब, कोई भी चीज़ अगर जो है वो टुकड़ों में टूट जाती है और वो क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन पाई जाती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और होती है जो सिमिलरिटी होती है, एल्गी का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, एक बताया जाता है कि जो एल्गी है और जो फंजाई है उन दोनों में सिमिलरिटी क्या है,
तो आप एक चीज़ बोलोगे कि एल्गी, ये पीएमटी का क्वेश्चन आ चुका है 2000, मेरे को एक्शन याद नहीं है, लेकिन ये पीएमटी का क्वेश्चन है। जब आप मैं आपको क्या बोलते हैं फंजाई पढ़ाऊंगा और जब एल्गी पढ़ाऊंगा वहाँ पे इसके बारे में दोबारा से जिक्र भी करूँगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि फंजाई की बात कर ली और किसकी बात कर ली मैंने, एल्गी की। दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों के अंदर जो टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कॉमन होता है। वो क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। अगर उनकी बॉडी डिवाइड करती है तो किससे डिवाइड करेगी, फ्रेगमेंटेशन से। वो आपको याद रखनी है, पीएमटी के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ यू मस्ट बी हैव हियर्ड अबाउट द सोर्स ऑफ वाटर बॉडीज और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। ये 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास के स्टूडेंट के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है कि टेरर ऑफ बंगाल क्या होता है, ये पूछा जाता है। टेरर ऑफ बंगाल जो होता है वो किसको बोला जाता है, वाटर हाइसिंथ को आता है, जिसको आपने एक एस्चेरिचॉय बोला गया था, जिसको आपने एक और मैं वर्ड इतना बोलने के बाद नहीं वो बोल पा रहा है ना। तो जैसे ई कॉर्निया जो आपका है उस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। तो ई कॉर्निया का जो स्ट्रक्चर है, ई कॉर्निया का जो स्ट्रक्चर है उसी को वाटर हाइसिंथ कहा जाता है, जो इम्पोर्टेंट है। ये क्या करता है, इसको क्यों बोला गया टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल बोले जाने के पीछे रीज़न है। टेरर ऑफ बंगाल इसको इसलिए बोला गया कि ये जो होते हैं ये ग्रो करते हैं। जैसे देखो लाइन लिखिए, इसका जो आंसर है वो इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा गया, ये बोला गया विच वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड फाउंड ग्रोविंग whenever there is a स्टैंडिंग वाटर। अगर वाटर जैसे क्या बोलते हैं तालाब हो गए या फिर कोई छोटी मोटी नदियों का पानी रुक जाता है, तो उस जगह पे अगर ये जो स्टैंडिंग वाटर होता है उन वाटर में ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। और क्या करता है, उस पूरे सरफेस पे जो सनलाइट होता है उसको क्या है समुद्र के अंदर या सॉरी उसके अंदर तक नहीं जाने देता, पॉन्ड के अंदर। तो जो उसके अंदर जो फिशेज होती है, पॉन्ड के अंदर जो फिशेज होंगी वो क्या हो जाएंगी, बेचारी डाई कर जाएंगी, क्योंकि उनको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं होती। क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में जो ऑक्सीजन होती है, जो भी ऑक्सीजन होती है वाटर के अंदर से, इसको ये वाले प्लांट जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, ड्रेन आउट कर लेते हैं, टेक आउट कर लेते हैं। तो ये बोला ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड टू द डेथ ऑफ फिशेज, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। किसको, वाटर हाइसिंथ को। तो आपसे पूछे कि टेरर ऑफ बंगाल क्या है, तो हम बोलोगे वाटर हाइसिंथ। क्यों कहा गया टेरर ऑफ बंगाल को वाटर हाइसिंथ, तो इसलिए बोला गया कि एक इन्वेसिव वीड है, मोस्ट इन्वेसिव वीड है। इन्वेसिव मतलब क्या, बहुत जल्दी से ग्रो करती है, कम टाइम पीरियड में ग्रो करती है, इसलिए इसको इन्वेसिव ब्रीड कहा जाता है। ये कहाँ पाई जाती है, स्टैंडिंग वाटर में पाई जाती है, ड्रेन आउट कर, ये क्या कर लेती है, जो पानी होता है उस पानी के अंदर से क्या ऑक्सीजन को इंटेक कर लेगी। तो जो फिशेज जो होती हैं वो पानी से तो ऑक्सीजन लेती है, तो ऑक्सीजन ही नहीं इंटेक कर पाएंगी, तो फिशेज तो क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। You may find it interesting to know that this plant was introduced in India because of the beautiful flower। अब अगर आपसे पूछा जाए तो भाई इंडिया में इसको क्यों लाया गया, तो इसको फॉरेन कंट्री से इसलिए लाया गया क्योंकि इसके जो फ्लोर हैं तो बहुत अच्छे होते हैं और इसकी जो पत्तियों की जो डिज़ाइन होती है बहुत अच्छी होती है दिखने में, इसलिए। ठीक है, सिंस इट कैन प्रोपेगेट वेजिटेटिव लीव एंड फिनोमिनल रेट एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडीज इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ दैम। यानी इनको वही क्या बोलते हैं, जो तालाब होगा उस पानी से इनको बाद में निकालना, उनको वहाँ से रिमूव करना, ये बहुत मुश्किल भरा हो जाता है, क्योंकि इनकी ग्रोथ टाइम पीरियड जो होता है बहुत कम होता है, बहुत कम टाइम में बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं ये। ठीक है, नाउ आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, sugarcane, banana, ginger, dahlia are cultivated? Have you seen a small plant emerges from the buds called eyes of the potato tuber, जो आपने पढ़ा है, इंपॉर्टेंट भी है। आइज बर्ड जो पोटैटो, वहाँ से क्या है एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। राइजोम ऑफ बनाना जो लिखा है, और जिंजर जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पहले बताया हुआ है। यहाँ पे पोटैटो, जिंजर, शुगर केन, ये सब के बारे में आपको पता है, इंपॉर्टेंट है। और व्हेन यू आर केयरफुली ट्राई टू डिटरमाइन द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ द न्यू प्लांटलेट इन द प्लांट लिस्टेड अबव, you will notice that they invariably arise from the nodes। कभी भी कोई प्लांट होता है, नोड्स क्या होता है, ये प्लांट की एक टहनी है मान लो, ठीक है। इस प्लांट की टहनी पे यहाँ पे एक पत्ती ग्रो कर जाती है, एक पत्ती मतलब एक लीफ ग्रो कर जाती है, एक ग्रो कर गई प्लांट की एक लीफ। तो जो यहाँ पे ग्रो करता है तो एक नोड यहाँ पे बनता है। कुछ क्या होता है प्लांट में, आप ऐसे ही देखोगे डिसेक्शन यहाँ पे होता है, ये हो गया। तो इस वाले पोर्शन को बोला जाता है नोड। क्या बोला गया है, नोड। अगर ये नोड है, अगर ये नोड पोर्शन है, ये भी नोड ही होगा, ठीक है। लेकिन इनका बीच का जो स्पेस होता है, ये पूरा ये वाला, इस वाले पोर्शन को बोला जाता है इंटर नोड। क्या बोला गया, इंटर नोड। जैसे आप समझने के लिए क्या है, आपने कभी गन्ना देखा ना, तो गन्ना तो देखा होगा, गन्ने की दो कड़ी होती हैं। जैसे समझने के लिए यहाँ पे देखें, मैंने एक गन्ना बनाया, ये गन्ना है, गन्ने का एक स्टेम है, तो यहाँ पे देखो ये मैंने क्या बना दिया,
नोड बना दिया, ये एक दूसरा नोड बना दिया, 2 नोड बन गए। आपने गन्ने में देखा ना जगह जगह गांठ सी बनी होती है, तो वो नोड ही होती है, वहीं से पत्ती अराइज करती हैं, वहीं से जब भी होती है लीफ जो होते हैं वो वहीं से तो ग्रो करती हैं, यहीं से लीफ ग्रो करती है, और यहीं से क्या है न्यू प्लांट भी ग्रो करता है। किसी चीज़ में अगर ग्रो करता है या फिर लीफ जो कि प्लांट की वो भी कहाँ से ग्रो करती है, इस इंटरनोड से ही, और सॉरी नोड से करती है, और ये जो बीच वाला स्पेस है इसको बुलाता है इंटरनोड। ठीक है, नाउ ये लाइन इंपॉर्टेंट है, नोड से प्रेजेंट इन दी मोस्ट मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दिस प्लांट व्हेन द नोड कम इन कॉन्टैक्ट विद द डैम्प सॉइल और वाटर। आपने देखा होगा कुछ ऐसी मॉइस्ट सॉइल होती है ना, थोड़ी जो पानी गीला गला या फिर अंधेरे में बोल दिया, वहाँ पे अगर कोई ऐसी सॉइल मिल जाएगी तो वहाँ पे प्लांट ग्रो कर जाते हैं, यानी जो नोड अगर टच में आ गए तो वो ग्रो कर जाते हैं, एंड दे प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट। ठीक है, सिमिलरली एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज फ्रॉम द नोचेस प्रेजेंट इन द मार्जिन ऑफ लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, 2018 में क्वेश्चन आया था, याद रखना है। 2018 में क्वेश्चन था कि एडवेंटिशियस रूट, क्वेश्चन यही था एडवेंटिशियस रूट इज़ क्या था, स्वीट पोटैटो। तो अगर आपको एडवेंटिशियस रूट बोल दे या फिर आपको रूट बोल दे, तो रूट में तो पोटैटो हो जाता है, एडवेंटिशियस रूट में स्वीट पोटैटो आ जाता है, बस ये बात है। तो एडवेंटिशियस टू अराइज फ्रॉम द नोचेस प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द लीफ ब्रायोफाइलम, and this ability is fully exploited by the gardener and farmer for the commercial propagation of such plant. It is interesting to note that the asexual reproduction is common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organization like algae and fungi, and that they shift to sexual method of reproduction just before the onset of adverse condition. Find out how sexual reproduction enable these organisms to survive during unfavorable condition. Why is sexual reproduction favored under such condition? Asexual yani vegetative as well as sexual mode of reproduction are exhibited by the higher plant. On the other hand, only sexual mode of reproduction is present in most of the animal. तो आप हर चीज़ को इसको याद रखें कि यहाँ पे जो चीज़ ऊपर की बोली गई है 3 लाइनें वो तो आपने पढ़ी है पहले, ठीक है। अब इसने यहाँ पे बोल दिया कि आप इस चीज़ का पता लगाएं, जैसे इसने बोला फाइंड आउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल दीज ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, कब, अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन क्या होती है, जो उसको सर्वाइव ना करे। मान लो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने सीड बनाते हैं सीजन के हिसाब से। मान लो वो गर्मी के सीजन में ग्रो करने वाले पेड़ होते हैं, जैसे कभी आपने देखा होगा कभी गेहूँ की जो फसल होती है वो गर्मी के टाइम में बोई जाती है ना, और सॉरी सर्दी के टाइम में बोई जाती है और गर्मी के टाइम में उसको काट लिया जाता है। यही तो होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि गर्मी के टाइम पे गेहूँ की फसल जो होती है या फिर सरसों की जो फसल होती है, वीट्स या मस्टर्ड की जो फसल होती है, उसको क्या बोलते हैं, विंटर सीजन में ग्रो कराया जाता है और समर सीजन में उसको क्या कर लेता, कट कर लिया जाता है। तो उनको उल्टा क्यों नहीं किया जाता, उनको समर सीजन की जो फसल है उसको विंटर सीजन में क्यों नहीं ग्रो कराया जा रहा। यानी अगर मैंने बोला कि अगर गेहूँ की फसल को मैं अगर सर्दी में ना उगा के गर्मी में उगाओ तो क्या प्लांट ग्रो कर जाएंगे, तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए वो अनफेवरेबल कंडीशन है। भाई उनको क्या चाहिए होता है, उनको ठंडा एनवायरनमेंट चाहिए होता है उन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। इसलिए वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर अंडर सच कंडीशन, एसेक्सुअल या वेजिटेटिव एज वेल सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय हायर प्लांट। हायर प्लांट्स में याद रखना है दोनों पाई जाती है। क्या पाया जाता है, हायर प्लांट का कैरेक्टर है कि उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जा रहा है और कौन सा पाया जा रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों पाए जा रहे हैं, ठीक है। बट ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल। मोस्टली एनिमल में कौन सा पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाता है, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभी दोस्तों हमने अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ख़त्म कर लिया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ख़त्म कर लिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे ताकि आपका ये चैप्टर तब फिनिश हो जाए। और थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ें तो आप अपनी एनसीईआरटी को साथ में लेके बैठें, जो चीज़ मैं यहाँ पे नोट करा रहा हूँ उस चीज़ को आप वहाँ पे नोट करें और मार्क करें कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी उस चीज़ को आप वहाँ पे बंद कर दें। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।